नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज मैंने YouTube पर लाइव आकर रिवीजन क्लास स्टार्ट करने की बात कही थी, परंतु नेट के और टेक्निकल की वजह से आज मैं आप लोगों के बीच लाइव नहीं आ सका हूँ। इसके लिए मुझे बहुत खेद है कि मैं आपसे आज लाइव ना मिल सका। तो आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। आज मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज मैं किन सवालों को लाइव क्लास में आकर डिस्कस करना चाहता हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इस वीडियो जो मैंने आज रिकॉर्ड किया है उसे देखें और वीडियो को शेयर भी करें, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए आज हम लाइव क्लास की तरह ही इस रिकॉर्डेड वीडियो में अपने रिवीजन क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, हम एग्ज़ाम देने वाले हैं 12th के फिज़िक्स की, तो आज से लीजिए रिवीजन क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आपका पहला सवाल है कि आवेशों, या फिर हम ऐसे कर लेते हैं, पहला सवाल लिखते हैं कि कूलम के नियम की सीमाएं हैं। कूलम के नियम की क्या सीमाएं हैं? ये हमारा पहला टॉपिक है, ये हमारा पहला सवाल है। तो ज़रा आप भी सोचिए कि कूलम के नियम की क्या सीमाएं होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये मान लीजिए कि दो आवेश हैं। ये हमारा पहला आवेश और ये हमारा दूसरा आवेश। दोनों के बीच की दूरी r है और दोनों के बीच लगने वाला बल F है। दोनों के बीच लगने वाला बल F है। तो नियम कहता है कि लगने वाला जो बल होता है वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर मैं इस दोनों को मिला दूं तो F समानुपाती Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, तो F बराबर होगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। आप इसे ही कूलम का नियम कहेंगे, लेकिन सवाल में कूलम का नियम नहीं, कूलम के नियम की सीमाएं पूछी गई है कि कूलम के नियम की क्या सीमाएं हैं। तो पहली बात कि कूलम का जो नियम होता है वो स्थिर आवेश के लिए ही लागू होता है। दूसरी बात कि कूलम का नियम जो होता है वो बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। और तीसरी बात कि अगर 10⁻⁻15 मीटर या उससे कम दूरी हो तो कूलम का नियम लगाया नहीं जा सकता। यानी प्यारे बच्चों, हम पहला लिख सकते हैं कि यह स्थिर आवेश के लिए लागू होता है। यह स्थिर आवेश के लिए लागू होता है। दूसरा हम कह सकते हैं कि यह बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। यह बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। और तीसरा हम कह सकते हैं कि 10⁻⁻15 मीटर या इससे कम दूरी पर यह लागू नहीं होता है।
10 पे पावर अगर -15 मीटर हो या इससे कम दूरी हो तो यह लागू नहीं होता है, यह लागू नहीं होता है। यानी दो आवेशों के बीच कितना बल लगेगा ये कूलम के नियम के द्वारा बताएंगे। दो आवेश के बीच जो बल लगेगा वो आवेश के गुणनफल के समानुपाती होगा और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर हमने दोनों को मिला दिया तो F समानुपाती Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होगा। अगर हमने समानुपाती को हटाया तो F बराबर के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होगा। ये कूलम का नियम है। लेकिन बच्चों कूलम के नियम की सीमाएं क्या है? तो यह स्थिर आवेश के लिए लागू होता है। दूसरी बात कि यह बिंदु आवेश के लिए लागू होता है और अगर 10 पे पावर -15 मीटर से कम दूरी हो या 10 पे पावर -15 मीटर ही दूरी हो तो हम कूलम के नियम को नहीं लगा सकेंगे, हम कूलम के नियम को नहीं लगा सकेंगे। तो मेरा विश्वास है कि आप इस पहले सवाल को समझ चुके होंगे। तो आप इसे नोट डाउन भी कर लेंगे या फिर इसी को वीडियो में ही अच्छे से समझ लेंगे तो आपका यह क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अब हम आए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा सवाल कहता है कि विद्युत क्षेत्र में अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? हमारा जो दूसरा सवाल है वो ये कहता है कि विद्युतीय क्षेत्र में अध्यारोपण का क्या सिद्धांत है। तो जरा गौर से समझिए। मान लीजिए इस बिंदु पर Q आवेश है, मान लीजिए इस बिंदु पर Q आवेश है और यहाँ पर एक आवेश Q1 है जिसके बीच की दूरी मान लीजिए R1 है। एक आवेश मान लीजिए Q2 है जिससे Q की दूरी R2 है। एक आवेश Q3 है जिससे दूरी R3 है और एक आवेश मान लीजिए Q4 है जिससे दूरी R4 है। तो Q1 आवेश के कारण इस Q आवेश पर विद्युतीय क्षेत्र E1 है। Q2 आवेश के कारण इस Q आवेश के लिए विद्युतीय क्षेत्र E2 है। Q3 आवेश के लिए Q आवेश पर विद्युतीय क्षेत्र E3 है और Q4 आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र Q पर कितना होगा? E4 होगा। तो कहा जाता है कि किसी बिंदु पर जैसे मान लीजिए ये बिंदु है तो किसी भी बिंदु पर कुल विद्युतीय क्षेत्र जो होता है वो प्रत्येक आवेश के विद्युतीय क्षेत्र के विद्युतीय क्षेत्र के कौन से योगफल? तो सदिश योगफल के बराबर होता है, सदिश योगफल के बराबर होता है। यहाँ पर कोई भी बिंदु है
और बिंदु कितना है, बिंदु पर Q आवेश है, इससे R1 दूरी पर Q1 आवेश है और R2 दूरी पर Q2 आवेश है, R3 दूरी पर Q4 आवेश है और आपका R4 दूरी पर Q4 आवेश है। तो हम कह सकते हैं कि इस बिंदु पर, जिसे मैंने क्रॉस किया है, इस बिंदु पर टोटल विद्युतीय क्षेत्र कितना होगा, तो वो होगा प्रत्येक आवेश के विद्युतीय क्षेत्र का सदिश योगफल, प्रत्येक आवेश के विद्युतीय क्षेत्र का कौन सा योगफल, सदिश योगफल होगा। तो मैं इसे लिख सकता हूं E टोटल वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस En वेक्टर, और आप इसे ही अध्यारोपण का सिद्धांत कहेंगे, आप इसे ही अध्यारोपण का सिद्धांत कहेंगे। तो उम्मीद है कि आप विद्युतीय क्षेत्र में अध्यारोपण का सिद्धांत समझ चुके होंगे। उम्मीद करता हूं कि मैं विद्युतीय क्षेत्र में अध्यारोपण का सिद्धांत आपको अच्छे से समझा चुका हूँगा, और आप इसके लिए अगर आप इसे विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो आप अपने क्लास की कॉपी को भी देख सकते हैं, और अगर आपके पास इस कॉपी का डिस्कशन नहीं है तो आप वीडियो को ध्यान से 2 बार 3 बार देखकर समझ सकते हैं। क्लियर है ना। अब हम आइए आगे बढ़ते हैं और तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और तीसरा सवाल भी एक अच्छा सवाल है। आपसे पूछा गया कि आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है। आपसे पूछा गया कि आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है। इसके चांस बहुत ज़्यादा हैं, ये 20 सवालों में अपना स्थान बना सकता है कि आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है। तो ज़रा गौर से समझिए, विद्युतशीलता बच्चों इप्सिलॉन से लिखा जाता है, इसे हम पढ़ते हैं इप्सिलॉन। जरा बोल कर बताना, आप घर पर ही हैं लेकिन मेरे साथ बोलने का प्रयास करेंगे। विद्युतशीलता को हम इप्सिलॉन कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ लिखूं इप्सिलॉन, यहाँ मैं डिवाइड करके लिखूं इप्सिलॉन नॉट, अगर मैं लिखूं इप्सिलॉन और डिवाइड करके मैं लिखूं इप्सिलॉन नॉट, तो भाग देने पर आएगा इप्सिलॉन आर, और इप्सिलॉन आर को ही आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। इप्सिलॉन आर को ही आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, इप्सिलॉन यानी माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता डिवाइड इप्सिलॉन नॉट हम लिख सकते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, और तब जब भाग दे देंगे तब हमें मिलेगा आपेक्षिक विद्युतशीलता, हमें मिलेगा आपेक्षिक विद्युतशीलता। यानी आप लिख सकते हैं कि माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहा जाता है। माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता
के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहा जाता है। यानी मैथ्स में लिख सकते हैं इप्सलन बटे इप्सलन नॉट बराबर इप्सलन आर। इप्सलन बटे इप्सलन नॉट बटे इप्सलन आर, यही है आपेक्षिक विद्युतशीलता। उम्मीद है कि तीसरा सवाल भी आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और चौथा सवाल आपके बीच लेते हैं। आइए चौथा सवाल हम लेते हैं। तो चौथा सवाल क्या है वो समझते हैं। हमारा चौथा सवाल कहता है कि परावैद्युत शक्ति क्या है। परावैद्युत शक्ति क्या है, तो चलिए इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपके सामने मान लीजिए कोई विद्युत रोधी पदार्थ है। आपके सामने कोई विद्युत रोधी पदार्थ है, कोई इंसुलेटर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है, विद्युत रोधी पदार्थ है। इस पदार्थ के ऊपर हम लगाएंगे विद्युतीय क्षेत्र। इस पदार्थ के ऊपर हम आरोपित करेंगे विद्युतीय क्षेत्र को। जब विद्युतीय क्षेत्र को आरोपित करेंगे तो यह पदार्थ फैलने लगेगा और फैलते फैलते इससे जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और ये विद्युत रोधी पदार्थ चालक बन जाएगा। आपको बहुत ही आराम से चीज़ों को समझना है, तो मैंने यहाँ पर कहा कि यह कोई विद्युत रोधी पदार्थ है। इस पदार्थ के ऊपर हमने आरोपित क्या किया, तो हमने आरोपित किया विद्युतीय क्षेत्र को। जब हमने विद्युतीय क्षेत्र को आरोपित कर दिया, हमने विद्युतीय क्षेत्र को जब आरोपित कर दिया, तो विद्युतीय क्षेत्र आरोपित करने के बाद ये धीरे धीरे फैलने लगा। जब ये फैलने लगा तो इससे जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन टूटकर बाहर आ गया। इससे जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन टूटकर बाहर आ गया और विद्युत रोधी पदार्थ चालक बन गया। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले बिना, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले बिना, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले बिना अगर कोई विद्युत रोधी पदार्थ विद्युतीय क्षेत्र को बर्दाश्त करता है तो उस क्षमता को परावैद्युत शक्ति कहते हैं। यानी मैं कह सकता हूँ कि बिना इलेक्ट्रॉन बाहर किए ही, बिना इलेक्ट्रॉन बाहर किए ही परावैद्युत पदार्थ जितनी विद्युतीय क्षेत्र को, जितनी विद्युतीय क्षेत्र को, जी हाँ, जितनी विद्युतीय क्षेत्र को सहन कर सकता है, सहन कर सकता है, परावैद्युत शक्ति कहलाती है। तो बच्चों क्या कहलाती है? परावैद्युत शक्ति कहलाती है। तो बिना इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, यानी बिना इलेक्ट्रॉन टूटे ही अगर आपका परावैद्युत शक्ति यानी विद्युत रोधी पदार्थ जितना विद्युतीय क्षेत्र बर्दाश्त कर सके, वो आपकी क्षमता परावैद्युत शक्ति है।
तो उम्मीद है कि आप चित्र के सहारे और लिखे हुए वाक्य के सहारे परावैद्युत शक्ति को अच्छे से समझ चुके होंगे। तो चलिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जो है वो कुछ इस प्रकार होगा, ज़रा हम समझने का पूरा प्रयास करते हैं। हमने 4 सवाल को बड़े ही अच्छे तरीके से समझ लिया है, तो आइए अब हम 5वां सवाल लेते हैं। आइए बच्चों 5वां सवाल लेते हैं। 5वां सवाल क्या कहता है कि एक तार का प्रतिरोध 12 ओम है। एक तार का प्रतिरोध 12 ओम है। इसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए, दुगनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा? तो नया प्रतिरोध क्या होगा? चलिए अब ज़रा समझते हैं। सबसे पहली बात तो आप इसका ट्रिक भी जानते होंगे, आप इसका ट्रिक भी जानते होंगे। आप जानते हैं कि नया प्रतिरोध बराबर लंबाई का स्क्वायर इंटू पुराना प्रतिरोध। नया प्रतिरोध बराबर लंबाई का स्क्वायर गुने पुराना प्रतिरोध। तो लंबाई का स्क्वायर है बच्चों, तो लंबाई कितनी कर दी जाएगी? दुगनी। तो 2 का स्क्वायर है बच्चों, 2 का स्क्वायर कर दिया। पुराना प्रतिरोध 12 है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 12 तो 12 चक 48 ओम इसका आंसर होगा। इस सवाल का 12 चक 48 ओम उत्तर होगा। अगर आप इसको डिटेल्स में बनाना चाहते हैं, अगर आप इसको डिटेल में बनाना चाहते हैं तो डिटेल भी आप समझ लीजिए। लंबाई को आप L मान लीजिए और आप मोटाई को A मान लीजिए, तो प्रतिरोध जो है रो L/A हो जाएगा। लंबाई को हमने L मान लिया, मोटाई को हमने A मान लिया, तो प्रतिरोध जो है रो L/A हो जाएगा। हमने ये पहला समीकरण ले लिया। अब देखिए जरा नया वाला, नए में जरा ध्यान से देखिए। लंबाई को L डैश मान लीजिए, नई लंबाई को L डैश मान लीजिए, तो लंबाई दुगनी तो पुराने का दुगना कर दीजिए, लंबाई को दुगना कर दीजिए। अगर लंबाई दुगनी हो जाएगी तो मोटाई आप जानते हैं कि आधी हो जाएगी, तो A/2। अगर मैं इस कलम को अगर खींचता हूँ तो